हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 4 की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पर निशिंगवा ने अपनी बस छोड़ दी थी और ज़ुआंगशु उसके पीछे आकर कहने लगता है कि बस तो छूट गई है। तो वो उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हमें लगता है कि मैं तो तुम्हारे पीछे ही था। ये कहने लगती है कि माय बैड, मैंने तुम्हें नहीं देखा। ज़ुआंगशु कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। जब ये बस से नीचे गिरने वाली थी तो ज़ुआंगशु ने ही इसे बचाया था। अब ये उसे थैंक्स कहने ही वाली थी, लेकिन इतने में ही रोंग का इसे कॉल आ जाता है और ये उसे बताने लगता है कि निशिंगवा के साथ साथ मैं भी पीछे ही रह गया और बताता है कि हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ये सुनते ही वो कहने लगती है कि रोंग को बहुत बुरा लगा होगा ना, तुम मेरे साथ हो, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए तुम पर। तो वो कहने लगता है कि वो मुझ पर गुस्सा क्यों होगी इस बात पर। तो ये कहने लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, हमें कैब ढूंढ लेना चाहिए अभी जाने के लिए। ये भी कहती है कि राइड बुक करते हैं। साथ ही साथ ये बताने लगती है कि मेरे पास तो कैश ही नहीं है, हमारे पास है। तो वो भी कहने लगता है कि नहीं है, बट हम वॉक करके जा सकते हैं। ये कहकर वो आगे चलने लगता है। ये भी उसके पीछे पीछे आती है। थोड़ी देर वॉक करने के बाद इसके पैर में दर्द होने लगता है क्योंकि उसने हिल्स पहनी हुई थी। उसे कहती है कि तुम आगे जाओ, मैं आहिस्ता आहिस्ता आ जाऊंगी। निशिंगवा उसके साथ कोल्डली बिहेव करने लगी थी। ये भी उससे रूडली कहने लगता है कि चला नहीं जा रहा है तो पहने क्यों है हील्स। तो ये बताती है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे आज चलना पड़ेगा इन हील्स पे। तो बुरा तो लगता है, लेकिन मन ही मन में सोचने लगती है तुम तो हर चीज का मुझसे तुरंत ही बदला चुकाना चाहते हो, तुम तो मेरे साथ फ्रेंडशिप भी नहीं रखना चाहते हो। फिर ये गुस्से में उसे कहने लगती है कि मैंने भी तुम्हारा थीसिस मटेरियल यूज नहीं किया। इसका मतलब यही है कि रोंग की अपॉलॉजी, तुम्हारी तरफ से भी वो अपॉलॉजी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ ज़ियांगशु उसे कुछ और कहने लगता है, लेकिन वो गुस्से में आ जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम मुझे समझते क्या हो कि मैं एक बिगड़ी हुई अमीरजादी लड़की हूँ जिसका उसकी जिंदगी में कोई भी गोल नहीं है। हाँ, तो मैं हूँ बिगड़ी हुई, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारी तरह नहीं जीती और ना ही मैंने लाइफ में बड़ा मिशन रखा है और ना ही तुम्हारी तरह टॉप स्टूडेंट हूँ। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यूजलेस हूँ। बट जो मोमेंट मेरे सामने होते हैं मैं उन्हीं को खुल के जीना जानती हूँ, वो भी बिना फ्यूचर की केयर किए। बट ज़ुआंगशु भी ये बात उसे ऐसे कहता है कि जैसे वो उसे डिफेंड कर रहा हो कि जब उसने एक बार निशिंगवा को रिजेक्ट कर दिया था। बट निशिंगवा इस बात को ऐसे समझ लेती है कि जैसे ये अभी तक पछता रहा हो कि उसने रोंग को प्रपोज क्यों नहीं किया। तो ये उसे कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जो अपॉर्चुनिटी तुमने मिस की है वो फ्यूचर में फिर से तुम्हारे पास आएगी। और ज़ुआंगशु इस बात को ऐसे ले लेता है कि जैसे ये मुझे ये हिंट दे रही है कि फ्यूचर में ये मुझे एक और चांस दे सकती है और शायद तब मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। बात पर वो स्माइल करता है। एंड आगे इसी तरह से बातें करते करते वो लोग अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। जाने लगती है तो वो उसे रोक के कहने लगता है कि मैं तुम्हें हॉस्टल के सामने छोड़ दूंगा। ये तो फिर से नेगेटिव सोचने लगती है। उसे ऐसे लगता है कि ये तो रोंग को देखना चाहता होगा, इसलिए वहाँ तक मुझे छोड़ने के लिए आ रहा है। अब वो डॉम के अंदर जाने लगती है तो रुक के उसे कहने लगती है कि आखिरी बार वो उसे बोलना चाहती थी जो इन 4 सालों में उसने उसे नहीं कहा। उसे कहने लगती है कि तुम शॉर्ट हेयर एंड व्हाइट शर्ट में बहुत अच्छे लगते हो। एंड डॉम के अंदर जाती है और बालकनी से खड़े होकर उसे जाते हुए देखकर उसे आवाज देती है ज़ुआंगशु। एंड फिर वो उसे बाय करने लगती है। ज़ुआंगशु को लगता है कि ये मुझे बाय करने लगी है, बट सैडली उसके आंखों में आंसू थे और वो अपने पहले प्यार को आखिरी बार बाय बाय करने लगी थी। चाहे उसका पहला प्यार जैसे भी था, जिस शक्ल में था, उसे दर्द देकर जा रहा था। आखिरी बार बाय करते हुए उसने अपने मन में ठान लिया था कि पहले प्यार की यादों को और उसके दर्द को यहीं पर दफना देगी वो। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ट्यूशन के बाद ये बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है अपने दोस्तों से बिछड़ने के बाद। बट ऐसे में उसका ब्रदर रूही उसके साथ था, जो उसे कहने लगता है कि हमने जो वर्ल्ड टूर प्लान किया है, हम मेरे लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी देखने के लिए जा रहे हैं। ऐसे पैसों की तो इनके पास कोई कमी नहीं थी। जिसके बाद ये दोनों यूरोप के टूर पर चले जाते हैं। वैसे इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी, दोनों इकट्ठे लड़ते झगड़ते रहते थे और एंजॉय भी करते थे। अब जब ये दोनों फ्लाइट में आते हैं और वो सेल्फी लेने लगता है तो निशिंगवा कहने लगती है कि कहीं ये हमारी आखिरी फोटो ना हो, और डर के मारे उनके बाजू में बैठे हुए अंकल अपनी सेल्फी को डिलीट कर देते हैं। इन दोनों ने एंजॉय करते हुए यूरोप टूर भी कर लिया था। बहुत ज्यादा एंजॉय करने के बाद जब ये दोनों वापस चाइना लौटते हैं तो निशिंगवा की मॉम कहने लगती है कि मुझे लगा कि तुम एंजॉय करके आ रही हो तो थोड़ी मोटी होकर आ जाओगी, तुमने तो अपना वेट लूज कर लिया है। एक्चुअली निशिंगवा को यूरोप का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। जिसके बाद वो अपने फ्यूचर की बातें अपनी मॉम से शेयर करती है और बताती है कि इस कंपनी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट मॉम उस कंपनी को मैंने खुद ही रिजेक्ट कर दिया है। मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम उनकी खुद की कंपनी संभालो और इसी मामले में वो तुमसे मिलकर बातें करना चाहते हैं। बट डैड से मिलने से पहले मॉम उसे एक बड़ी न्यूज बताती है और वो न्यूज ये थी कि जिस शान्युआन कंपनी में वो इंटरव्यू देकर पास हुई थी, एक्चुअली वहाँ के 49% शेयर्स उसके डैड के हैं। उसके डैड ने वहाँ पर बहुत
बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन अब वो वहाँ से पीछे भी हटना चाहते हैं। ये सुनकर तो ये शॉक्ड हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट डे जब ये अपने डैड से मिलने के लिए जाती है तो पता चलता है कि ये तो अपने डैड के साथ बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव करती हैं, बट उसके डैड उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ये कहते हैं तुम यूरोप गई और मुझसे मिलके भी नहीं गई, और जब आई हो तो मेरे लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं लाई हो। इतने में वो नीचे से गिफ्ट निकाल कर अपने डैड को देती है, और डैड थोड़ा शर्मिंदा फील करने लगते हैं। एंड डैड उसे एक ही बात बोले जा रहे थे कि हाँ और अपनी कंपनी संभालो, बट मॉम एंड डैड के डिवोर्स के बाद वो डैड के बारे में बहुत अच्छा थिंग्स नहीं रखती, और वो रूडली कहने लगती है कि वो जो आंटी है वो और कितने साल जिएंगी, जिनकी वजह से आपकी और मेरे मॉम की डाइवोर्स हुई है। आपने ये कहा था कि उनके पास बहुत कम समय बचा है और वो मरने वाली है। क्या वो आंटी फिर से अमर हो गई है? क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन भी हो गई और मैं अपने हॉलीडेज भी मना कर आई हूँ, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। बट डैड शांति से ही कहते हैं कि बड़ों के बारे में ऐसे नहीं बोलते, और तुम्हारी मॉम को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं और वो तुम्हारी आंटी हम तो जस्ट फ्रेंड्स ही हैं, तुम भी मेरे बारे में गलत मत सोचना। डैड यहाँ पर इमोशनल होकर बातें करने लगते हैं। क्या तुम्हें याद है कि बचपन में मैं तुम्हें कंधों पर उठाकर चलता था, और अब उसी तरह मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम मेरी कंपनी का बोझ नहीं उठाना चाहोगी? आगे जाके ये सब कुछ तुम्हारा ही तो होने वाला है। ये भी इमोशनल हो जाती है और ठंडे दिमाग से कहने लगती है कि इस बारे में मैं मॉम से बात करके आपको बताऊंगी। इसके बाद वो आकर मॉम से डिस्कस करती है, क्योंकि वो डैड से ज्यादा मॉम की ही सुना करती थी। मॉम कहने लगती है कि अब तुम इतने ज्यादा मेच्योर नहीं हुई हो कि अपने डैड के साथ जाकर बिजनेस कर सको, और मुझे लगता है कि तुम वहाँ पर काम कम करोगी और उनसे लड़ाई ज्यादा करोगे। पहले तुम कहीं और जॉब करके एक्सपीरियंस ले लो, और जब रेडी हो जाओ तो फिर अपना बिजनेस संभाल लेना। मॉम की बातें सुनकर वो फाइनली शेंगयुआन कंपनी को ज्वाइन करने का सोचती है, लेकिन उसके शंघाई वाले ब्रांच में नहीं जिसके सामने जियांगशु का ऑफिस होने वाला था, बल्कि दूसरे सिटी में इनका एक प्लांट था, एक फैक्ट्री थी, पास उनकी एक और ब्रांच थी, और वो उसे शाओझाओ ब्रांच को ज्वाइन करने का सोचती हैं। इसके बाद दूसरी तरफ हम जियांगशु को देखते हैं। वो लोग अपने बैंक की तरफ से एक बार जियांगशु कंपनी में आते हैं, मीटिंग के लिए आते हैं, और यहीं पर उसका आमना सामना लिन से होता है। यूसन उसे देखते ही बहाने बहाने से उसे पूछ लेता है कि मैंने तुम्हें एक बार देखा था अपने एक क्लासमेट की सीवी देते हुए। सीवी देने के लिए आए थे, पता नहीं उसने यहाँ पर जॉब करी कि नहीं, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी। तो ये उसे बताने लगता है कि नहीं, वो स्टडीज के लिए अब्रॉड चली गई है। लिन अपने क्रश के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होने लगा था, जबकि निशिंगवा दूसरी सिटी में पहुंच जाती है। दूसरे ब्रांच में अपनी ज्वाइनिंग भी कर लेती है। यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर एक हॉस्टल भी बना रखा था, और वहाँ पर उनकी कंपनी के एम्प्लॉय स्टे किया करते थे। यहाँ पर जब ये ज्वाइनिंग करती है तो उसे लगता है कि ये बहुत कुछ सीख सकती है, और साथ ही साथ यहाँ पर हॉस्टल होने की वजह से उसे वही वाइब्स आ रही थी जैसे उसे यूनिवर्सिटी के डॉर्म में आया करती थी। यहाँ पर उसके रूममेट्स उसे बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली लगते हैं, और उन दोनों के साथ उसकी पहली मुलाकात में ही बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और ये उसे बताने लगती है कि तुम अभी अपना वेट चेक कर लो, और मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं कि तुम 1 महीने में 1 किलो वेट जरूर बढ़ा लोगी, क्योंकि यहाँ का कैफेटेरिया बहुत ही ज्यादा मैजिकल है। इसके बाद अगले दिन से ही ये अपने काम पर लग जाती है। ये कैफेटेरिया में खाना भी खाते थे और अपने काम पे भी लगते थे, और यहाँ पर उसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। और फिर इसी तरह से 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन जब ये लोग कैफेटेरिया में लंच कर रहे तब पता चलता है कि वो कैफेटेरिया इसलिए मैजिकल था कि यहाँ का खाना इतना बुरा होता था कि इन लोगों को यहाँ का खाना खाया ही नहीं जाता था, और इसी वजह से ये लोग या तो स्नैक्स खाते थे या फिर बाहर कहीं लंच कर लेते, इसलिए उन सबका वेट 1 महीने में बहुत ही बढ़ जाता था। वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में कितने ज्यादा हैंडसम बॉयज हुआ करते थे, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में उनके बाजू में एक और कलीग आकर बैठ जाती है, और वो बताने लगती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। अब हमारे इस ब्रांच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम एक बॉय आने वाला है, जो कि पहले मैनेजर हुआ करता था हमारी शेंगयुआन ब्रांच में, बट अब वो तुम्हारे ब्रांच का हेड होने वाला है। और वो बंदा एक्सट्रीमली हैंडसम है। पहले तो वो एक सर्जन हुआ करता था, पर पता नहीं क्यों उसने एक बार मेडिकल फील्ड छोड़ दी अपनी, और अब बहुत सालों से वो हमारी कंपनी में काम कर रहा है। उसकी रूममेट जिंजी तो यही सपने सजाने लगती है कि कोई हैंडसम चेहरा तो देखने को मिलेगा, बट निशिंगवा कहने लगती है कि पता नहीं वो अब तक बूढ़ा हो चुका होगा। तुम्हें देखो, पहले उसने मेडिकल स्टडीज की, फिर सर्जन बना, और फिर कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहा है, तो खुद ही अंदाजा लगाओ कि कितना ही हैंडसम होगा। एंड इसी रात को ये लोग हॉस्टल में बैठकर एक अपना फेवरेट ड्रामा देख रहे होते हैं, बट हॉस्टल में इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं थी, और अगली एपिसोड तो वो डाउनलोड करना ही भूल गई थी। और ये सब मिलके एक बेट लगाते हैं रॉक एंड सीजर पेपर का। ये बेट निशिंगवा हार जाती है। बेट हारने की वजह से उसे ऑफिस जाना पड़ेगा और आगे की एपिसोड्स डाउनलोड करके लानी होगी। ऑफिस में कोई भी नहीं था। वो अपने कार्ड के थ्रू एंटर होती है और वहाँ के इंटरनेट से कनेक्ट करती है एंड सारे एपिसोड्स को डाउनलोड करने के लिए लगा देती है। सडनली वायर्स में कुछ इशू हो रहा था और वो उन्हीं वायर्स को ठीक कर रही थी, बट इतने में यहाँ पर कोई आ जाता है एंड यहाँ के सारे लाइट्स ऑन कर देता है एंड वो डेस्क के नीचे चोरों की तरह छुपी हुई थी
एंड इसी हालत में लिन ने उसे देख लेता है। वो उसे बाहर आने के लिए कहता है एंड वो बहुत मुश्किल से वायर्स में खुद को निकालती है और बिखरे बालों में उसके सामने खड़ी हो जाती है और उल्टा उसे ही कहने लगती है कि कौन हो तुम, मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ देखा नहीं है, यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हो। वो तो बस उसे देखे जा रहा था। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।